कर्क राशि, कर्क असेंडेंट, अब आपको बहुत ज्यादा केयरफुल होना है क्योंकि आ रहा है आपकी लाइफ में अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन। नमः शिवाय, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्क राशि और कर्क असेंडेंट के लिए राहु और केतु दोनों के गोचर जो कि 2025 में हो रहा है उसका क्या असर पड़ेगा। राहु केतु जो है वो गोचर ऑलरेडी कर चुके हैं 18 मई 2025, लेकिन इनका पूर्ण रूप से जो असर है वो 29 मई 2025 के बाद पड़ेगा। राहु और केतु के गोचर की वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक में दी हुई है, आप वहां से उसको देख सकते हैं। तो ज्यादा विलंब नहीं करते हैं और हम बात करते हैं कि पहले राहु का गोचर कर्क राशि में या कर्क असेंडेंट में क्या फल देने वाला है। राहु देव का गोचर आपकी राशि और आपके असेंडेंट में 8th हाउस में हो रहा है। 8th हाउस क्या है? 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस है। 8th हाउस अकल्ट साइंस का हाउस है। 8th हाउस इंश्योरेंस का, हिडन एनिमीज का, 8th हाउस साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन का, फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन का, इनहेरिटेंस का, आपके ससुराल का भी 8th हाउस है। एक्सीडेंट, डेथ, जितनी भी चीजें होती हैं, लॉन्गेटिविटी, आपकी हेल्थ, क्रिटिकल हेल्थ, जो आपकी हेल्थ में दिक्कतें आएंगी, जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको भी हम 8th हाउस से देखते हैं। अकल्ट को 8th हाउस से देखते हैं, रिसर्च को 8th हाउस से देखते हैं, जो लोग ज्योतिष वगैरह करते हैं उनको भी हम 8th हाउस से देखते हैं। इनफैक्ट जो साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं उसको भी हम 8th हाउस से ही देखते हैं। राहुदेव जो है वो गोचर कर रहे हैं 8th हाउस में, और 8th हाउस में कुंभ की राशि है। कुंभ राशि में राहुदेव जो हैं वो अपना ही घर मानते हैं और कुंभ राशि में वो अपने पूर्ण रूप से फल देते हैं। यहाँ पे क्योंकि 8th हाउस में गोचर हो रहा है और आपका जो असेंडेंट या आपकी राशि है वो चंद्र राशि है। मून और सन दोनों की राशि और असेंडेंट में राहुदेव और केतुदेव कुछ बहुत ज्यादा अच्छे फल नहीं देते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। आपकी लाइफ में क्या क्या आ सकता है? आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आएगा, आप एक कोई नई चीज आप कर सकते हैं, कोई नई चीज आप स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा केयरफुल होना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे आपके हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं, आपके एक्सपेंसेस हो सकते हैं, सडन लॉसेस भी हो सकते हैं क्योंकि 8th हाउस जो है वो लॉसेस को भी दिखाता है, जो अचानक दिया हुआ। पैतृक संपत्ति को भी दिखाता है। कोई पैतृक संपत्ति पे आपके वाद विवाद भी हो सकते हैं। हो सकता है कि पैतृक संपत्ति आपको मिले, लेकिन अगर आप रिसर्च में, अकल्ट में, रॉ में या कोई भी राहु से रिलेटेड टेक्निकल किसी फील्ड में है तो फिर आपको इस चीज में बेनिफिट होगा। इनफैक्ट मैं हमेशा हर किसी को कहती हूँ कि जब भी आपका 8th हाउस का कोई भी आपका 8th हाउस का दशा चले, अंतर्दशा चले, या अगर आपका 8th हाउस एक्टिवेट हो तो आपको कुछ ना कुछ अकल्ट या रिसर्च में कर लेना चाहिए, जिससे कि उस हाउस का जो इफेक्ट है वो नेगेटिवली आपको कम पड़ता है। आपको ड्राइविंग करते समय बहुत ध्यान देना है। 8th हाउस जो है वो रोड का भी होता है, इसलिए ड्राइविंग करते समय बहुत सारा ध्यान रखना है। अपने डॉक्यूमेंटेशन का ध्यान रखना है, लीगल जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनका भी ध्यान रखना है, क्योंकि हो सकता है कि ड्राइविंग करते समय आपको पता नहीं कितनी बार चालान का भुगतान भी करना पड़े। 8th हाउस जो है वो एक तरीके से आपके स्पाउस का, जो लोग मैरिड हैं उनका जो जॉइंट अकाउंट है उसको भी दिखाता है, स्पाउस की वेल्थ भी दिखाती है। तो इससे भी कुछ ना कुछ इश्यूज हो सकते हैं। इनफैक्ट आपके इन लॉज के साथ डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, इश्यूज हो सकते हैं। जो लोग मैरिड हैं उनके इन लॉज के साथ डिस्प्यूट हो सकते हैं। जो लोग अनमैरिड हैं, जो शादी के लिए किसी को ढूंढ रहे हैं, तो वहां पे भी कुछ ना कुछ आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए बहुत सोच समझ के आप कोई भी डिसीजन लीजिएगा। 8th हाउस जो है वो डीप क्राइसिस का भी है, एक्सपेंसेस का भी है, तो बहुत ज्यादा आपके खर्चे हो सकते हैं और वो खर्चे आपकी हेल्थ में भी हो सकते हैं। रेगुलर हेल्थ चेकअप आपको कराना है। अगर जरा से भी किसी भी तरीके का इंडिकेशन लग रहा है आपकी हेल्थ को लेके, तो उसमें बिल्कुल भी लापरवाही आपको नहीं बरतनी है। इस वक्त ध्यान रखिएगा कर्क राशि, कर्क असेंडेंट, ये जो टाइम है ना, एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है आपकी लाइफ में। एक बहुत बड़ा चेंज आ सकता है आपकी लाइफ में। हो सकता है जो आप रेगुलर जॉब कर रहे हैं, आपको जॉब से रिलेटेड भी इनसिक्योरिटी हो सकती है, जॉब भी आपकी चेंज हो सकती है, या कोई नई चीज आप स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट वगैरह करने से पहले आपको बहुत सोचना है। आप अगर स्पेकुलेशन, शेयर, इन सब मार्केट्स वगैरह में अगर आप पैसे लगाते हैं तो बहुत सोच समझ के आपको चीजें करनी है, क्योंकि हो भी सकता है कि सडन आपको बहुत सारा पैसा या बहुत ज्यादा फायदा मिल जाए, लेकिन लॉसेस की उम्मीद यहाँ पे ज्यादा दिख रही है। तो फाइनेंशियल क्राइसिस भी आ सकते हैं, तो पैसों को बहुत सोच समझ के आपको खर्चना है।
करियर के मामले में अगर हम बोलें तो आपके ऑफिस में कुछ पॉलिटिक्स हो सकती है, आप जॉब भी चेंज कर सकते हैं, आपके पीछे कोई ना कोई षड्यंत्र भी हो सकता है जिसकी वजह से आपको जॉब अचानक बदलनी पड़े। तो आपको इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, सतर्कता बरतनी है, बहुत केयरफुल रहना है, एक भी स्टेप लेते समय जरा भी केयरलेसनेस नहीं दिखानी है। कर्क असेंडेंट और कर्क राशि वालों का एक नेचर होता है कि वो जो है, क्योंकि चंद्रमा जो है बहुत जल्दी चेंज होता रहता है, जैसे अलग अलग तिथि होती है उसमें चंद्रमा चेंज होता है, तो इनके मूड्स भी बहुत ज्यादा स्विंग होते हैं। तो आपको मेडिटेशन करना है, आपको अपने मन में स्थिरता लानी है, बहुत सोच समझ के कोई भी कार्य करना है। 8th हाउस जो मैंने आपको बताया पैतृक प्रॉपर्टी का भी होता है, तो हो भी सकता है कि प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई ना कोई डील आपके साथ हो, उससे आपको बेनिफिट भी हो सकता है या वाद विवाद भी हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको पैतृक संपत्ति मिलने की संभावना यहाँ पे दिख रही है। देखिए, ऑफिस पॉलिटिक्स चलेगी, कुछ हिडन एजेंडा भी सामने आएगा, कुछ चीजें हो सकते हैं कि आपके पीछे कोई बैक बाइटिंग कर रहा हो, तो आंखें बंद करके किसी पे भी ट्रस्ट मत करिएगा, बहुत सोच समझ के कोई भी कार्य करेगा, बहुत सोच समझ के कोई भी स्टेप लीजिएगा। आपसे जेलस फील करने वाले बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे आपके सामने सतह पे आएंगे और ऊपर आएंगे और आपको पता चलेगा, लेकिन वो जब तक आपको पता चलेगा तब तक काफी आपका नुकसान हो चुका होगा, इसलिए पहले ही आप अलर्ट होके रहेंगे। तो ये गोचर आपको जो है एक तरीके का आपको एक इंडिकेशन दे रहा है कि आपको इस समय अपनी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा सीरियस हो जाना है। यहाँ पे कंप्लीटली ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपकी लाइफ में, एक अलग तरीके का चेंज आएगा आपकी लाइफ में, जिस तरीके का आपका जीवन चल रहा है ना उससे कंप्लीटली डिफरेंट। आपको बस एक ही चीज का ध्यान रखना है, अलर्ट रहना है और डाउन टू अर्थ रहना है। ग्राउंडेड रहेंगे, अलर्ट रहेंगे ना, तो बहुत आराम से ये सब चीजें जो है आप हैंडल कर सकते हैं। ये जो 8th हाउस होता है ना, ये इंश्योरेंस का भी होता है, हिडन मनी का भी होता है, तो कहीं ना कहीं से आपको कुछ ऐसा, अब इंश्योरेंस का पैसा अगर देखा जाए तो वो कोई ज्यादा कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि उसको किसी के भी इंश्योरेंस का पैसा मिले, तो यहाँ पे इंश्योरेंस के पैसे भी आपको मिल सकते हैं। कुछ ना कुछ ये चीजें तभी होती हैं जब कोई ऐसी घटना होती है कि आपको इंश्योरेंस के अमाउंट को यूज करना पड़ता है, तो वो सिचुएशन भी जब 8th हाउस एक्टिवेट होता है तो आ सकता है। आपको अपनी मेडिसिन को लेकर बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। इन केस आपकी कोई हेल्थ इश्यू होता है तो अगर एक डॉक्टर से आपको कोई सजेशन ना मिले तो 2-3 डॉक्टर्स आपको चेंज करने पड़ सकते हैं, लेकिन उसमें बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। राहु जब भी आता है ना, 6ठे भाव में भी राहु आएगा तो शत्रुहंता योग बनाता ही है, लेकिन अष्टम भाव में जब भी राहु आता है और कोई हेल्थ इश्यू होता है तो कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति डायग्नोज नहीं कर पाता है कि एक्चुअली उसको दिक्कत क्या है, बट दिक्कत थोड़ी बहुत होती है और ऐसे में ऊपरी बाधा भी जो है वो भी काफी कष्टकारी होती है। तो आपको हर चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। उसके लिए मैं पहले ही आपको ये बात बोल दे रही हूँ, आप अपने घर में ना एक स्प्रे बॉटल में गंगा जल में थोड़ा सा पानी, उसमें गंगा जल डालिए, थोड़ी सी गौमूत्र डालिए और इत्र डालिए, या उसमें सैंडलवुड का कोई टुकड़ा डाल दीजिए या फिर रोज पेटल्स डाल दीजिए और इस तरीके का एक लिक्विड बना के आप अपने घर में रखिए और उसको रोज अपने घर में छिड़काव करा करिए, धुनी जलाया करिए रोज अपने घर में, जिससे नेगेटिविटी जो है वो जाती रहे। लेकिन धुनी को एक बार घुमा के उसको अपने घर के बैल्कनी में या आंगन में रख देना है, घर के अंदर सिर्फ एक बार घुमाना है, उसको ज्यादा नहीं, क्योंकि धुआं ही होता है राहु, तो हमें उस चीज को बहुत ज्यादा एक्टिवेट नहीं करना है। बट जो गंगा जल और गौमूत्र मैंने आपको बोला, स्प्रे बॉटल में डाल के जब आप उसको स्प्रे करेंगे तो पूरे घर से आपकी नेगेटिविटी जो है वो निकलती रहेगी और चीजें पॉजिटिव रहेंगी। फाइनेंशियल डिसिप्लिन आपको बहुत साध के रखना है, खर्चा करते समय 10 बार सोचना है। अभी इस वक्त आप फालतू का कोई भी खर्चा मत करिए, बेटर है जितने भी सेविंग्स हो सकते हैं उनको सेव करके रखिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि सडन किस समय किस चीज की जरूरत पड़ सकती है। क्योंकि अगर जॉब आपके साथ है, लकीली आपके संग जॉब है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन जॉब चेंज होगी तो भी उसमें भी आपको डिफरेंसेस आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं फाइनेंशियल लॉसेस दिख रहे हैं। तो अगर आपके अकाउंट में भी पैसे हैं तो उसमें हम ये भी सजेशन देते हैं कि अगर आपके अकाउंट में ज्यादा पैसे हैं तो इंस्टेड ऑफ वो पैसे कहीं ना कहीं लॉस में कन्वर्ट हो या कहीं ना कहीं खर्चा हो, उसको किसी सेविंग में डाल दीजिए। आप एक एफडी ही बना लीजिए, ज्यादा कुछ ना करें तो। और एक चीज और करिए कि जितने कोशिश करें, ज्योतिर्लिंग आप जा सकते हैं तो वहां पे जाइए और महादेव का जो है वो ध्यान करिए, तो ये अष्टम भाव जो है वो काफी हद तक आपकी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और रिसर्च अगर आप करते हैं, अकल्ट अगर आप करते हैं, ज्योतिष अगर आप करते हैं, तो यही 8th हाउस जो एक्टिवेट हुआ है ना, आपके लिए बहुत फ्रूटफुल भी होगा। ससुराल पक्ष से दिक्कत हो सकती है, ये मैंने आपको बोला है, तो अनबन हो सकती है, उन सब चीजों को अवॉइड करिएगा, अपनी वाणी पे थोड़ा कंट्रोल करिएगा। किसी भी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है तो ट्रांसपेरेंसी रखिएगा अपने कम्युनिकेशन में और ओवर थिंकिंग से बचिएगा।
राहु देव की दृष्टि आपके दूसरे भाव में भी पड़ रही है, और दूसरे भाव में जब भी राहु देव खुद बैठते हैं या उनकी दृष्टि पड़ती है तो व्यक्ति जो है वो कहीं ना कहीं झूठ भी बोलता है, कहीं ना कहीं वो झूठ का भी सहारा कर लेता है, कहीं ना कहीं उसकी वाणी में कुछ ना कुछ कटुता आ जाती है, कुछ गलतियां कर देते हैं। वैसे तो कर्क राशि और कर्क लगन वाले जल्दी लड़ाई झगड़ा करने वाले होते नहीं है और वो सौम्य होते हैं, वो शांत होते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ राहु देव जो है ना वो देख रहे हैं तो कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको पता ही नहीं चलेगा और आपके मुंह से कुछ ऐसे आप शब्द निकल जाएंगे या कुछ आपसे गलतियां हो जाएंगी जिससे सामने वाले के साथ रिलेशनशिप जो है उसकी दिक्कत आ सकती है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, अपनी वाणी पे भी कंट्रोल रखना है और अपने खाने पीने पे का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। तो क्योंकि कुछ ना कुछ खाने पीने से ही तो हेल्थ इश्यूज होता है। अगर आप खाने पीने का ध्यान रखें, आप कोशिश करें कि सूर्यास्त के बाद कुछ ज्यादा हैवी चीजें ना खाएं, अपने स्टमक का ध्यान रखें, डिसिप्लिन बनाए रखें अपनी लाइफ में, तो फिर राहु देव जो है वो ज्यादा परेशान नहीं करते हैं। एक चीज का और ध्यान रखिएगा, कभी कभी ऐसा होता है कि जब अष्टम भाव में राहु देव बैठे होते हैं और दूसरे भाव को देखते हैं तो उन व्यक्तियों के साथ भी धोखा हो सकता है या फिर वो व्यक्ति भी किसी के साथ धोखा कर सकते हैं। तो आप अपने कर्मों का ध्यान रखिएगा, ना तो आपको धोखा मिलना चाहिए और ना ही आप किसी को धोखा दें। धोखा नहीं मिलना चाहिए, उसके लिए आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, और धोखा नहीं करना है उस चीज के लिए भी आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे राहु देव भ्रम पैदा करेंगे, कम्युनिकेशन की दिक्कत होगी आपकी और कंफ्यूजन क्रिएट होगा जिसकी वजह से, और क्योंकि जब आपकी लाइफ में इतनी ज्यादा ऑब्स्टिकल्स आएंगे और अचानक चीजें जो हैं घटित होंगी तो कभी कभी हमसे खुद भी मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो उन सब चीजों पे आप धैर्य रखिएगा, अपने कर्म खराब मत करिएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे राहु देव तो बैठे हुए हैं, वो बैठे हुए 11 नंबर की राशि में। 11 नंबर जो है वो शनि देव की मूल त्रिकोण राशि है, वो आपके कर्मों का फल देती है। आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको फल अच्छा मिलेगा। और दूसरी बात की शनि देव जो है, जो इस घर के स्वामी हैं, वो बैठे हुए हैं भाग्य स्थान में। तो भाग्य स्थान में भी शनि बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जहां आपके कर्म खराब होंगे तो भाग्य भी आपका साथ नहीं देगा। तो आपको इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। आपका कोई बहुत ज्यादा क्लोज जो आपका दोस्त है वो भी आपको धोखा दे सकता है, या उसकी कोई ऐसी चीज आपको दुखद समाचार दे सकती है जो कि आपसे बेयर करना बहुत मुश्किल हो। अगर मेंटल और इमोशनल हेल्थ की बात करी जाए ना तो ये पीरियड ना आपकी इमोशनल टेस्ट का है। एक तरीके से कंफ्यूजन क्रिएट होगा, भ्रम पैदा होगा, लाइफ में इतने सारे चेंजेस होंगे कि आप बहुत कंफ्यूज होंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। वैसे भी कर्क राशि वाले जो हैं वो बहुत जल्दी डिसीजन नहीं ले पाते हैं, उनको थोड़ा समय लगता है डिसीजन लेने में, और जब यहाँ पे राहु देव आते हैं ना तो बहुत भ्रम की स्थिति पैदा कर देते हैं। तो ये एक बहुत जबरदस्त टेस्ट है आपका। अगर आप अलर्ट रहें, अगर आप समझदारी से काम लें तो काफी हद तक चीजें आपके हित में हो सकती है। अदरवाइज जो है आपको 18 महीने बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। एक चीज का ध्यान रखिएगा, किसी भी तरीके के लीगल मैटर्स में है ना इस बार मत पड़िएगा, अभी तो बिल्कुल भी मत पड़िएगा। अगर कोई किसी के ऊपर केस वगैरह करने की आप सोच रहे हैं तो बिल्कुल अवॉइड करिएगा। जितना ज्यादा आप डिस्प्यूट्स को अवॉइड कर सके उतना आपके फेवर में ही चीजें रहेंगी। एक चीज और हो सकती है कि आपके परिवार का कोई हिडन सीक्रेट आपको ऐसा पता चल सकता है जो आपके दुख का बहुत ज्यादा कारण बनेगा, या आपके परिवार की कोई ऐसी चीज आपको पता चल सकती है जिसके बारे में आपको अभी तक किसी ने नहीं बताया था। राहु देव जो है ना वो हमेशा नेगेटिव नहीं होते हैं, राहु देव पॉजिटिव भी होते हैं। मैंने आपको बताया ना 8th हाउस जो है वो अकल्ट का भी है, रिसर्च का भी है, साइंस का भी है, साइंटिस्ट का भी है। हो सकता है कि अगर आप साइंटिस्ट हो, आप किसी रिसर्च में हो, आप किसी IT सेक्टर में हो, आप किसी टेक्निकली फील्ड में हो, आप एस्ट्रोलॉजर हो, टैरो कार्ड रीडर हो, तो यही 8th हाउस आपके लिए बहुत बेनिफिट करेगा। ये काइंड ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ का टाइम है, ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, तो इसको पॉजिटिवली लीजिएगा। मेडिटेशन करिएगा, साधना करिएगा, मन में भ्रम पैदा मत करिएगा, कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, और जितना आप पॉजिटिव रहेंगे, जितने पॉजिटिव लोगों से मिलेंगे, उतना ही ये 8th हाउस जो है वो आपके लिए अच्छा ही काम करेगा, आपके लिए नुकसान नहीं करेगा। बस इंपॉर्टेंट है कुछ चीजों का ध्यान रखना। अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन से काम करें, अपने इमोशंस को कंट्रोल करके काम करें, पंक्चुअल रहें, तो यही गोचर जो है वो आपके लिए फ्रूटफुल भी हो। राहु केतु जो है ना वो कार्मिक प्लैनेट्स हैं, और कर्क राशि के लिए राहु केतु जब अष्टम भाव में आते हैं तो वो एक तरीके का आपके पिछले जन्मों के कर्म या इस जन्म के कुछ अच्छे या बुरे कर्म, उन सब चीजों का फल आपको देते हैं। तो ये एक काइंड ऑफ अ टेस्टिंग पीरियड रहेगा, कष्टकारी रहेगा, उसके लिए प्रिपेयर्ड रहिएगा। लेकिन अगर आप अलर्ट रहें, अगर आप केयरफुल रहें, तो यही गोचर आपके लिए अच्छा भी सिद्ध होगा, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ का कारण भी बनेगा।
अब बात कर लेते हैं केतु देव की कि केतु देव जो है वो आपकी राशि या असेंडेंट में आके किस तरीके का फल देंगे। केतु देव आ रहे हैं आपके सेकंड हाउस में। अब सेकंड हाउस किस चीज का होता है? सेकेंड हाउस होता है वेल्थ का, फाइनेंस का। सेकेंड हाउस होता है स्पीच का। सेकेंड हाउस होता है आपके कुटुंब का। सेकेंड हाउस सेविंग्स का होता है, आपकी ज्वेलरी का होता है, जो भी चीजें आपने एक्यूमुलेट करी है उस चीज का होता है, आपके अपने संस्कार का होता है, आपकी अपनी फैमिली का, जो आपने अपनी फैमिली से संस्कार सीखे हैं, जो आपके एथिक्स हैं, जिन चीजों को आप पालते हैं, जिस तरीके का मैनर, जिस तरीके का बिहेवियर आपका होता है, उसको भी हम सेकेंड हाउस से ही देखते हैं। सेकेंड हाउस एक तरीके के आपके फैमिली वैल्यूज हैं, आपकी ईटिंग हैबिट, आपको क्या पसंद है, आप किस तरीके का खाना खाते हैं, वो भी सेकेंड हाउस ही आपका बताता है। आपके सेविंग्स, आपके बैंक में कितना पैसा है, किस तरीके से खर्चा हो रहा है, किस तरीके के आप एक्सपेंसेस को हैंडल करते हैं, वो भी आपका सेकेंड हाउस ही बताता है। अब यहाँ पे केतु देव क्या करेंगे? सबसे पहले तो ये चीज ध्यान रखिए कि केतु देव जो हैं वो जहां पर भी आते हैं वो उनका काम होता है कि उस पर्टिकुलर हाउस से उस व्यक्ति को विरक्त कर देते हैं। ऐसे कहा जाता है कि जब केतु देव जो हैं किसी के नेटल चार्ट में सेकेंड हाउस में बैठे हुए होते हैं तो उस व्यक्ति ने अपने पिछले जन्म में सेकेंड हाउस से सारी चीजें जो है वो ऑलरेडी भोग चुका है। तो आप उसको इस जीवन में अपने सेकंड हाउस की जितनी भी चीजें हैं ना उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता, या फिर उसको उस चीज से बहुत ज्यादा खुशी नहीं मिलती। केतुदेव जब जब जिस हाउस में बैठे होते हैं तो उस हाउस का कुछ इसी तरीके से पैटर्न जो है वो कहा जाता है। अब क्योंकि 18 महीने के लिए केतुदेव यहाँ पे होंगे तो क्या होगा कि पैसा तो आपके पास आएगा, ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसा नहीं आएगा, आपके पास पैसा आएगा लेकिन आपको उस पैसे से कोई ज्यादा शांति या सुख नहीं मिलेगा। कुटुंब में भी अगर देखा जाए तो आप है ना थोड़ा सा मौन हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं रहेंगे, आप थोड़ा सा पीछे हटके ही बात करेंगे, आपका वहां पे ज्यादा मन नहीं लगेगा, या फिर ये हो सकता है कि आपके मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकल जाएं, क्योंकि राहुदेव भी तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जिसकी वजह से आप आपके अपने कुटुंब के साथ थोड़ी सी दूरी हो जाए। तो ये चीजें भी हो सकती हैं क्योंकि केतु देव जो है ना वो मोक्ष का और मुक्ति का कारक है। वो एक्चुअली एक पर्टिकुलर घर में आके उस चीजों से रिलेटेड सारी जो है वो आसक्ति आपकी खत्म कर देते हैं, उन सब चीजों से विरक्त कर देते हैं और ये जताते हैं एक्चुअली कि लाइफ में इन सब चीजों का कुछ नहीं है। लाइफ में जो भी करना है आपको, जीवन में आप जीने आए हैं इस जीवन में, वो इन सब चीजों, ये सब चीजें जो है वो मोह माया है और आपको इन सब चीजों में नहीं पड़ना है। तो केतुदेव यही कहने आते हैं। तो कहीं ना कहीं जितनी भी चीजें हैं इस हाउस से रिलेटेड, उन सब चीजों से आपको थोड़ा सा मन जो है उन सब चीजों से दूर हो जाएगा। और एक चीज आपका ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे ना अचानक आपको बेनिफिट हो सकता है शेयर मार्केट में आपने कहीं पैसा लगाए और एकदम से आपको बेनिफिट हो जाए, और ये भी हो सकता है कि एकदम से लॉस हो जाए, क्योंकि यहाँ पे केतुदेव आके आपको पैसा दे के बेनिफिट करवाएंगे तो राहुदेव भी तो अष्टम में बैठे हुए, वो तो सडन लॉसेस आपको वहां पे करवा ही देंगे। इसलिए किसी भी तरीके का कहीं पे कोई स्कीम होती है कि आप यहाँ पे मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करिए और यहाँ पे इन्वेस्ट करने से आपको मल्टीपल हो जाएगा, तो उन सब चीजों पर बिल्कुल भी मत पड़िएगा। और एक चीज और है कि केतु हमेशा जब होता है, ये तो मैंने आपको राहु अष्टम में आया तब भी मैंने आपको यही बताया था कि जब भी केतु सेकंड हाउस में होता है तो उस व्यक्ति का आप देखिएगा, अगर नेटल चार्ट में भी केतु आपके सेकंड हाउस में होगा तो आप है ना पैसे, ऐसा नहीं है कि कमाते नहीं होंगे, पैसे बहुत कमाते होंगे, लेकिन आप अपने बैंक में पैसे रख नहीं पाते होंगे। अगर आपने इकट्ठे करे हैं पैसे तो कहीं ना कहीं वो एक्सपेंस हो जाएंगे। अब या तो खर्चे आपकी जरूरत की चीजों में होंगे या फिर वो फालतू चीजों में या फिर बीमारियों में या फिर मेडिसिन में या कहीं पे आपके खो जाएंगे पैसे, मतलब किसी ना किसी तरीके से वो पैसे आपके रुकेंगे नहीं। तो उसका एक बेस्ट ट्रीटमेंट यही होता है कि जब जब आपके पास पैसे आए आप है ना उसी समय उसको एफडी में डाल दीजिए। तो जब आप एफडी में डाल दोगे तो वो एक तरीके का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, तो आपके वो पैसे जो हैं वो सेफ रहेंगे। केतुदेव यहाँ पे आके ये भी आपको बताते हैं और आपको क्या करना है कि आपको अपने खुद पे रिसर्च करना है, आपको अपने खुद के बारे में जानना है और उसके बाद एक्ट करना है। केतुदेव यहाँ पे क्या होता है कि केतु का है ना सर नहीं होता, दिमाग नहीं होता, तो वो महसूस कर सकता है चीजों को लेकिन वो देख नहीं सकता, तो उसे ना सामने वाले व्यक्ति के एक्सप्रेशंस नहीं पता चलते हैं, हाँ लेकिन वो महसूस कर पाता है। तो वो कभी भी कुछ भी बोल देता है और उसको पता ही नहीं चलता है, वो जानबूझ के नहीं बोलता है लेकिन वो बोलता सच है, ऐसा नहीं है कि वो गलत बोलेगा। स्पष्ट वक्ता होते हैं जब केतु यहाँ पे बैठते हैं, ज्यादा नहीं बोलते हैं लेकिन जब बोलते हैं तो थोड़ा कटु बोलते हैं। तो आपको इस चीज पे थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि आप एक इमोशनल पर्सन हैं, आप बिल्कुल ऐसे नहीं है कि बिना सोचे समझे किसी को भी कुछ बोल दें। लेकिन यहाँ पे जब केतुदेव आएंगे सेकेंड हाउस में तो आप अपने खुद के जो आपका व्यक्तित्व है उससे डिफरेंट काम करेंगे।
तो उससे क्या होगा कि दूसरे लोग हैरान होंगे और वहां पे फिर आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, फैमिली के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, दोस्तों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। जहां भी आप कोई सेविंग करते हैं या कोई भी पार्टनर आपके बिजनेस पार्टनर है, क्योंकि किसी भी तरीके का कहीं पे भी जहां पे आपका पैसों का लेन देन होता है जो सेकेंड हाउस से रिलेटेड होता है, वहां सब जगह आपकी मिसकम्युनिकेशन हो सकती है। तो आपको बस यहाँ पे अलर्ट रहना है, अपनी वाणी पे कंट्रोल रखना है, खाने पीने का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि जब आप खाने पीने में कुछ भी गलत करेंगे तो उसका असर सीधे आपके अष्टम भाव में होगा और वो आपको हेल्थ इश्यूज देगा। यहाँ पे एक ही चीज है और एक ही मंत्र है, सोचिए ज्यादा और बोलिए कम, तभी आपकी चीजें जो है वो सॉल्व हो पाएंगे। कोई भी चीज, कोई भी व्यक्ति कुछ कह रहा है तो एकदम से रिएक्ट मत करिए, सोचिए कि ये व्यक्ति ऐसा क्यों कह रहा है, ये चीज मुझे क्यों करनी है, उसके बाद ही रिएक्ट करिए। क्योंकि राहु जो है वहां 8th हाउस में बैठे हुए भ्रम पैदा करेंगे और केतु देव तो कुछ बोलने से पहले सोचते ही नहीं है, वो या तो कुछ बोलते ही नहीं है, या तो मौन होकर बैठ जाते हैं, या जब बोलते हैं तो बहुत रूखा बोलते हैं, क्योंकि उनको किसी से कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको ये दोनों चीजों को बैलेंस करके रखना है। एक चीज का और ध्यान रखिएगा, मैंने जैसे आपको बोला कि अपने फाइनेंसेस को कहीं एफडी वगैरह में लगा दीजिए, क्योंकि एफडी आपके खुद के अकाउंट में होगी, उससे ज्यादा सेफेस्ट चीज इस समय आपके लिए कोई भी नहीं है। कहीं और इन्वेस्टमेंट करने से बचिएगा और किसी के भी कहने से आप कहीं पे भी पैसा मत लगाइएगा, क्योंकि वहां पे आपके लॉसेस होने की संभावना है। आपकी एक एफडी ही है जहां पे आपकी चीजें सेव रह सकती हैं। तो फाइनेंशियल इश्यूज होंगे, जॉब से रिलेटेड आपको दिक्कत होगी, लेकिन अगर आप अपने फाइनेंसेस को थोड़ा सा दिमाग लगा के थोड़ा अच्छी तरीके से सूझ बूझ के हैंडल करेंगे तो ये टाइम आपका अच्छी तरीके से निकल जाए। और देखिए, लोन लेने से आपको यहाँ पे बचना है, जितना आप पॉसिबल हो, जितना आप कर्जा नहीं ले सकते हैं उतना आप करिएगा, क्योंकि अगर आपने इस टाइम कर्जा लिया तो आप कर्जों में दबते जाएंगे और फिर वो एक काइंड ऑफ स्ट्रेस का ही कारण बनेगा। फाइनल एडवाइस मेरी तरफ से यही है आपके लिए, केतु और राहु दोनों के गोचर की, कि सबसे पहले अपनी वाणी पे नियंत्रण रखें, खाने पीने का ध्यान रखें, कहीं पे भी कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो जो कि ठीक ठाक हो वो आप कर सकते हैं, बट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से बचें। शेयर मार्केट, स्पेकुलेशन, इन सब चीजों से आपको बचना है, किसी पे भी आंखें बंद करके ट्रस्ट नहीं करना है और अपने खर्चों को नियंत्रण करके रखना है। आप ये सब चीजें करेंगे तो ये राहु का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा करेगा। और साथ में कुछ ना कुछ आप अकल्ट से रिलेटेड, कुछ ना कुछ रिसर्च से रिलेटेड, जिस भी चीज में आपको इंटरेस्ट हो, इनफैक्ट आप है ना जितनी भी स्पिरिचुअल बुक्स हैं उनको पढ़िए, उन सब चीजों को पढ़िए। अगर आपका किसी और चीज में इंटरेस्ट नहीं है, आपको अपने जो लाइफ में जितने भी हमारे जो संस्कार हैं, जो हमारे धर्म है, उनके बारे में भी नॉलेज होगी, वो अकल्ट की आपको नॉलेज होगी। अंदर जो भी चीजें ऐसी हैं जो नॉर्मल लोग डिस्कस नहीं करते हैं उसके बारे में जानिए, खोजिए। अगर आप कोई चीज खोजने में अपनी एनर्जी लगाएंगे ना तो वो जो नेगेटिव चीज आपके साथ होने वाली है ना वो चीज नहीं होगी। देखिए, जो मैंने आपको बताया यही आपके टूल्स हैं। केतु आपको अंतर्मुखी होना बताएगा, केतु आपको अपने आप को जानने के लिए बताएगा। तो अपने आप को जानने के लिए आपको अकल्ट में, आपको रिसर्च में घुसना ही होगा, क्योंकि अगर आप उसमें घुसे रहेंगे, आप कोई भी चीज का रिसर्च करेंगे, किसी भी तरीके की स्टडी करेंगे, तो फिर आपके इनफैक्ट आप अपने ऑफिस से रिलेटेड, अपने वर्क से रिलेटेड भी किसी भी तरीके का रिसर्च कर सकते हैं। तो आप करेंगे तो काफी हद तक ये जो गोचर है वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब बात कर लेते हैं रेमेडीज की, कि आपको क्या क्या रेमेडीज करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। केतु देव और राहु देव दोनों का बीज मंत्र करिए, और बीज मंत्र के भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से चाहें तो सुन सकते हैं। शाम के टाइम आप सुनिए, 108 बार एक मंत्र को पढ़ा जाता है या सुना जाता है, वहां से सुन सकते हैं या पढ़ सकते हैं, या उससे ज्यादा भी कर सकते हैं अगर आपकी करने की क्षमता है तो। उसके अलावा आपको बिना नागा जो करना है वो है, एक तो सूर्य देव को जल देना है, दूसरा आपको शिवलिंग पे जल अभिषेक जरूर करना है, और शिवलिंग पे कच्चा दूध चढ़ाइए और रोज करिए ये चीज। और जब जब मौका मिले, जब भी मौका मिले आपको, तो जो भी अपने आपके घर के पास जो जितने भी शिवलिंग हैं, जितने भी शिव मंदिर हैं, वहां पे जाइए और जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं उनके दर्शन करिए। तो बस देखिए कितना अच्छा जाएगा आपका ये 18 महीने। धन्यवाद।